आप सबका स्वागत है दोस्तों। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स का सेकंड लेक्चर आज लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में हमने वो चीज़ें डिस्कस करी हैं। आई होप आपने वो थोरोली समझ ली होंगी, प्रैक्टिस भी कर ली होंगी। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था, एक बार क्विक रिव्यू देता हूँ। हमने केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। वर्ड इक्वेशंस, कैल्कुलस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और फिजिकल सिंबल्स, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हम लोग देख चुके थे। आज हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। सो लेट्स बिगिन। सो जैसे आपको याद है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बोलते थे व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते थे। डिकम्पोजिशन इज एक्चुअली वाइस वर्सा ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उसका इनवर्स है, उल्टा है। कहने का भाव क्या है कि वहां पे जैसे हम कहते थे, सपोज ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट है, मिलके बनेगा सी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इसका उल्टा क्या होगा, मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सपोज करो एक रिएक्टेंट है, उसका नाम है ए, या फिर इसी का वाइस वर्सा दिखाने के लिए मैं शो कर देता हूँ। सपोज करो रिएक्टेंट का नाम मैं सपोज करता हूँ सी। वो ब्रेकडाउन होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। सपोज मैं कहता हूँ दो में हो गया। सो ऐसी रिएक्शन जिसका स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ हो, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक, बट शर्त क्या है कि रिएक्टेंट एक ही रहना चाहिए। सो इसकी एग्जांपल लेके मैं आपको शो करता हूँ। मैं वैसी ही एग्जांपल लूंगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। मतलब एग्जैक्टली वो नहीं होंगी, बट मतलब जो केमिकल फॉर्मूले आपने देखे हैं मोस्टली, ताकि जो बाकी स्ट्रीम के बच्चे भी हैं उनको भी फॉर्मूले ज़्यादा भारी भरकम ना लगे। तो लास्ट टाइम हमने केमिकल लिया था लाइन, उसको सिलेक्ट किया था, फिर उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया था, फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनने दिया था, इवन उसको फिर CO2 को एक्सेस में पास करवाया था, उसको कलरलेस भी बनाया था। ये सारी बातें आपको याद रही होंगी। तो उसी केमिकल को जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, उसके एक स्टेप में हमें उसको ही दोबारा से जो बनी हुई चीज़ थी, जो हमने कम्बिनेशन किया था चीज़ों का, और इसको बनाया था। अब हम इस बनी हुई चीज़ को तोड़ेंगे आज। कैल्शियम कार्बोनेट जो मैंने आपको बताया था, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल नेम इसका कैल्शियम कार्बोनेट, बट हम अपने आम भाषा में इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर मार्बल है तो उसको भी यही केमिकल फॉर्मूला रहता है, अगर चौक है उसका भी सेम केमिकल फॉर्मूला रहता है, और इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। ओके, व्हाइट। देन कैल्शियम कार्बोनेट, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमने बोला पहली शर्त क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए, सिंगल रिएक्टेंट, और उसको तोड़ के हम दो या दो से ज्यादा, मिनिमम दो प्रोडक्ट और मैक्सिमम दो से ज्यादा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, हीट का ये सिंबल होता है, इसको डेल्टा बोलते हैं, हीट रिप्रेजेंट्स हीट। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये ब्रेक कर जाएगा किस चीज में, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 गैस में। ओके, मैं कई बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि ये सॉलिड है और ये गैस है। अब अगर मैं स्किप भी कर दूं तो भी अंडरस्टूड है, ये सॉलिड है। ओके, सो ये किसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब आपको बात समझ आई होगी। अब अटेंशन देने वाली एक बात आपको यहाँ पे ये कि कोई भी जो रिएक्टेंट होगा वो बिना एनर्जी के नहीं टूट सकता। अकेले भी लोग टूट जाते हैं ना, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैं टूट चुकी हूँ, डायलॉग, मैं टूट चुका हूँ। मतलब लोग टूटते हैं कैसे, कोई फोर्स होती है, वो डिप्रेशन की फोर्स कुछ भी मान लो, तो उसी तरह से हमारा जो रिएक्टेंट है उसको कोई एनर्जी लगेगी, कोई फोर्स लगेगी बाहर से, तब जाके वो टूटेगा। तो यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं हीट की फॉर्म में। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे जो ब्रेकिंग एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी होती है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मीनिंग होता है हीट, डिकम्पोजिशन आपको पता है टूटना। तो जो हीट की प्रेजेंस में रिएक्टेंट कोई टूटता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो यहाँ पे मैंने एक चार्ट शो करा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितनी तरह से पॉसिबल है। डिकम्पोजिशन मतलब कोई रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा, तो कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। तो हमारे
कोर्स के हिसाब से या फिर हमारा जो एक्सटेंट है जहाँ तक अपने को जाना है हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो या फिर जो भी जनरल चीज बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग थर्मल डिकम्पोजिशन हम देख चुके हैं, जहाँ पे हीट एनर्जी है। ये आपको लो दिख रही होगी बीच वाला, ये मैंने जानबूझ के पिक्चर्स लाई हैं ताकि पिक्चर्स आपको याद रहेंगी। तो इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। जब थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व होगी, जैसे मैंने इस एग्जांपल में शो किया आपको, वैसे डिकम्पोजिशन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये एक टाइप होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, मैं पहले इसकी एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे ढेर सारी एग्जांपल पॉसिबल है, बट जस्ट एक दो और डिस्कस कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है और भी काफी लिहाज से। सपोज मैं लेता हूँ एक कंपाउंड आयरन सल्फेट FeSO4, ठीक है, और सॉल्ट है तो सॉलिड होगा। और जैसे मैंने बोला कि हम ये अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब अभी हम जो एनर्जी है इसको ब्रेक करने के लिए रिएक्टेंट को हीट एनर्जी ही ले रहे हैं, डिकम्पोजिशन। सो FeSO4 सॉल्ट है, सॉलिड स्टेट है, और इसको अगर आप हीट करते हो तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये भी सॉलिड होगा और बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये मैं ये नहीं कहता कि आपको ये रिएक्शन वहाँ पे कोई लिखने को बोलेगा, या इनफैक्ट बैलेंसिंग भी आपसे करवाने को बोल नहीं सकते, क्योंकि बैलेंसिंग में क्या ही बैलेंस करवाने को बोलेंगे, अगर वो तो फिर थ्योरेटिकल से क्वेश्चन हो गया। हाँ, जैसा ये बोलेंगे कि बैलेंस है रिएक्शन नहीं हो तो सिंपल है, कोई भी देख लेगा। आप एटम काउंट कर लो, सल्फर के 2 आइटम, यहाँ भी 2 आइटम, आयरन के 2 आइटम, 2 आइटम यहाँ भी 2 आइटम आयरन के, यहाँ ऑक्सीजन के जितने आइटम है उतने यहाँ भी हैं, 8 यहाँ पे, 3 तो 5 और 3 8, ठीक है, तो बैलेंस्ड है। पर इतना सिली क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं। सो अपने को एग्जाम के परस्पेक्टिव से सोचते चलना है कि हमें क्या पूछा जा सकता है। तो ये रिएक्शन देकर के पूछा जाएगा किस तरह की रिएक्शन है। 4 ऑप्शन होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो आपको देखना है कि ये यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, और ये सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा, यहाँ पे 2 से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उसमें ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन पहचाननी आनी चाहिए। या फिर सपोज कर लो कि आपको जैसे यहाँ पे ये गैस रिलीज हुई है SO2 SO3, तो मे बी इनके किसी करेक्टर के बारे में पूछ लें कि बोलो भाई इसका कैसा ऑर्डर होता है। ऑर्डर बोले तो वो ऑर्डर नहीं मिलिट्री वाला, या ऑर्डर ये वाला ऑर्डर ODOUR, ओके। सो ऑर्डर मतलब सीधा बोले अपनी सिंपल इंग्लिश में तो स्मेल कैसी है इसकी, ऐसे समझ लो। ऑर्डर इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अब स्मेल का लोग कई बार मीनिंग लेते हैं कि नेगेटिव वाली खुशबू, मतलब क्या बोले उसको, मतलब ऑर्डर कैसा, महक कैसी इसकी, ऐसे समझ लो। तो SO2 की महक कैसी होती है, पंजेंट। कुछ शब्दों की हिंदी मेरे पास भी नहीं है, तो ये पंजेंट, ये भी पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल होगी। अब ये पंजेंट स्मेल कैसी होती है मेरे को मतलब अच्छे से फीलिंग है, बट मैं इसके लिए क्या हिंदी यूज करूँ मेरे को अभी नहीं क्लिक कर रहा। क्योंकि हमारी स्कूल की लैब में हम जाते थे तो दूर से कॉरिडोर में महक आने लगती थी, वो सल्फर की होती थी, क्योंकि ज्यादातर जो केमिकल यूज किया जाता है बीइंग एन एसिड लैब्स में वो H2SO4 यूज करते हैं या फिर HCl यूज करते हैं। तो H2SO4 ज्यादातर यूज किया जाता है, तो इसलिए ये सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेज होती हैं इनकी महक नॉर्मली केमिस्ट्री की लैब्स में मिल जाती है, और वो बड़ी मतलब ऐसी होगी, तीखी सी महक होगी, पंजेंट सी महक होगी। मतलब वो तीखी भी होगी पर वो मिर्ची वाली तीखी जो होती है वैसी भी नहीं। हाँ, वो इफेक्ट भी होगा, पर साथ में कुछ ऐसा होगा कि मतलब गले में भी आप इसका इफेक्ट महसूस कर पाओगे स्मेल का। बड़ी मतलब अजीबोगरीब सी स्मेल होगी ये। तो पंजेंट स्मेल है, बस आप ये समझ लो। अंग्रेजी में आपको ये वर्ड दिख जाएगा पंजेंट, तो उसको टिक मार देना, ठीक। अब ये थर्मल डिकम्पोजिशन में ऐसे एक और रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की, उसमें भी आपको जाने की जरूरत नहीं, पहचान लोगे आप उसको भी। उसमें गैस होती है जो निकलती है, तो मैं सिंपली बोलता हूँ इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं NO2। तो इसके महक के बारे में तो कोई नहीं पूछेगा, इसके कलर के बारे में पूछ सकते हैं। आपको याद रखना कि NO2 जो होती है ब्राउन फ्यूम्स होते हैं इसके। ब्राउन फ्यूम बोले तो मतलब जैसे हम लोग धूप जलाते हैं तो वो जो निकलती है ऊपर से वो एसेंस सा, जो मतलब धुआं भी कई बार ऐसे चलता है ना, यूं यूं बलखाता हुआ, लचकता हुआ, तो उनको फ्यूम्स बोलते हैं। तो कलर जो होता है NO2 का ये ब्राउन फ्यूम होता है। और सेफ्टी क्वेश्चंस को लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यही वाला,
अब ये ऐसा तो नहीं कि कॉपी पेन लेके बना दिया और ऐसा हो जाएगा। करने प्रैक्टिकली करोगे तो एक टेस्ट ट्यूब लोगे, ऐसे टोंग लोगे, बोले तो चिमटा लोगे। लैब में थोड़े चिमटे छोटे से इसके होते हैं, उनका नाम भी थोड़ा फिर वीआईपी होता है, तो हम इसको किताबी भाषा में बोलते हैं टोंग। वैसे बोले जट बंदे की लैंग्वेज में तो चिमटा। तो ये टोंग से आपने इसको पकड़ लिया, कांच की ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को, इसमें डाल दिया आपने पाउडर, ठीक, ये चला गया सब नीचे। अब इसके नीचे आपने लगा दी फ्लेम, ठीक है, वो नीचे आपने ट्राइपॉड स्टैंड वो सब बर्नर वर्नर लगा के, तो ये आप इसको धीरे धीरे हीट करने लगे। अब ये हीट करोगे तो आपको पूछ जाएगा कि मान लो आपको कहते हैं कि भाई 4 डायग्राम ही बना के दे देते हैं, और वहाँ पे एक दिखाते हैं कि एक बच्चा है और एक बच्चे ने जो ओरिएंटेशन या फिर जो डायरेक्शन है इस ट्यूब की अपनी नाक की तरफ कर दी है, एक ने थोड़ी दूर रखी है, एक ने और दूर रखी है। तो सबसे अच्छा बच्चा कौन है समझदार? तो सबसे अच्छा समझदार वही होगा जिसको अपनी नाक से दूर करेगा। और अगर फिर सोचने वाली बात है कि नाक से दूर करेगा तो महक कैसे आएगी? तो फिर वो मतलब नाक से दूर, मान लो ये नाक है बंदे की, ये नाक होगी, वो चली गई नाक की दूर, ये बंदे की नाक है, और जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है मतलब वो उसकी टांग वांग भी होगी मान लो, उसने ये हाथ से इसको पकड़ लिया और मुंह इसका रखना इधर ताकि धुआं जाए वो इससे दूर जाए, इसकी तरफ ना जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम जो चीज जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें कौन सी गैस आने वाली है। वो तो हम स्मेल लेने के बाद जस्टिफिकेशन देते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये स्मेल है तो इसका मतलब ये गैस है, बट इन एडवांस हमें पता नहीं रहेगा, क्योंकि मान लो ये FeSO4 है और हमें ये भी पता नहीं है उस बॉटल पे जिसमें से हमने इसको निकाला उस पर स्टिकर ही नहीं था, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। या फिर मान लो उस पर स्टिकर लगा हुआ है कि FeSO4 है, पर क्योंकि हम इंडिया के स्कूलों में पढ़ते हैं तो हमारे स्कूल में किस बॉटल में क्या डाल दिया जाएगा वो पता नहीं, चिट कुछ और लग रहा होगा और हो सकता है उसके अंदर कुछ और डाल दिया ना, कि लैब असिस्टेंट को जगह ही नहीं मिली तो एक बोतल में कुछ और डाल दिया तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको रखते हैं दूर अपनी सेफ्टी के हिसाब से, और इसकी अगर आपको महक लेनी है तो हल्का सा मतलब यूं हाथ घुमाओ यूं, और इस तरफ अपनी नाक की तरफ ये एक फ्यूम उड़ जाएगा और फिर आप इसको ले सकते हो, ताकि मान लो कुछ ऐसा हो कि आप पीछे लुढ़क जाओ तो एकदम से असर ना हो, थोड़ा सा असर हो ताकि हमें संभलने का मौका मिले। बहुत सेफ्टी होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से NO2 से याद आया, एक लॉफिंग गैस होती है, लॉफिंग गैस। तो ये लॉफिंग गैस कौन सी होती है ये आपको बताना है, काफी छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो चलो मैं ही बता देता हूँ। N2 होती है, N2 के लॉफिंग गैस। चलो अब मूव करते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटो का मतलब होता है सनलाइट से मतलब फोटोसिंथेसिस, तो फोटो मतलब सन की प्रेजेंस में होता है, फोटो वर्ड यूज करते हैं सनलाइट के लिए। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई केमिकल ब्रेक करता है कोई रिएक्टेंट उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। वो अभी हम कर रहे हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। सो इस फोटो डिकम्पोजिशन में बड़ी इजी ये बात याद रखनी है कि फोटो डिकम्पोजिशन कहाँ यूज करते थे हम, फोटो खींचने में यूज करते हैं। फोटो, वही फोटो जो आप लोग फेसबुक पे चढ़ाते हो, तो उसी फोटो को बनाने के लिए आज से कुछ साल पहले कन्वेंशनल कैमरा जब होते थे, आज भी हैं वो कैमरा बड़े वाले, मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते थे, और उसकी वो जो नेगेटिव होता था उसको फिर टांग दिया करते थे, जैसे कपड़े सुखाते हैं उस तरह से डार्क रूम बनाया जाता था, फिर उनको हम साफ किया करते थे। सो वो जो सारी कार्रवाई होती थी उसमें एक केमिकल यूज किया करते थे, एक्चुअल में दो यूज किया करते थे, बट या तो लोग AgCl यूज करते थे या फिर AgBr यूज करते थे, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड मोस्टली जो मतलब मिलता था, या फिर ज्यादातर जो पब्लिक यूज करती थी मार्केट के हिसाब से आप देखोगे तो AgBr यूज करते थे, ये वाला AgBr इसको बोलते सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, बट मैं रिएक्शन लिखता हूँ सिल्वर क्लोराइड को लेके, ये भी यूज किया जाता है AgCl। ओके, तो मान लेते हैं कि हमने एक चाइना डिश ली, चाइना मतलब वही चाइना, समझ गए होंगे छोटी आंखों वालों का चाइना, उनकी डिश, डिश वो खाने वाली डिश नहीं, मतलब एक प्याली, कांच की प्याली, नाम इसका चाइना डिश।
तो कांच की, समझ लो कांच की एक प्लेट है ऐसा मान लो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इसके ऊपर आपने डाल दिया ये सफेद सफेद, ये व्हाइट कलर का जो है, ये ऐसे कुछ होगा नमक जैसा पानी ऐसे पाउडर। सो ये क्या डाला मैंने इसके ऊपर, AgCl का सॉल्ट सॉलिड। ओके, अब हम चले गए बाहर धूप में, और ये आगे सन। सॉरी, अभी सुबह सुबह ही हम गए हैं, तो सन किस तरफ होगा, सन होगा हमारी इस तरफ। ओके, सो ये सनलाइट ऐसे 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 आई, और ये सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी। ठीक है, अब सनलाइट पड़ेगी तो ये एक रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट के ऊपर सनलाइट पड़ेगी, मतलब एनर्जी पड़ रही है, तो वो ब्रेक करेगा ऑफ कोर्स। अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर वो इस केस में दो प्रोडक्ट में ब्रेक करता है। ये सॉलिड था, इसके ऊपर सनलाइट पड़ी, सो ये ब्रेक कर गया सिल्वर में और क्लोरीन में। ओके, सो मैंने एक AgCl लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल है, हम लिखने में मतलब बस एक लिखते हैं मॉलिक्यूल, अदरवाइज ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे, काफी सारे क्रिस्टल्स ऐसे जैसे। सो Cl2, और आप इसको बैलेंस करोगे रिएक्शन को तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, ये भी सॉलिड होगा और ये क्लोरीन होगा, ये गैस होगी, और ये इसके साथ मतलब चिपक सा ही जाएगा। जैसे आपने शीशा मिरर देखा होगा जिसमें अपन ये शक्ल देखते हैं, हम बाल बनाया करते हैं कि कितने सुंदर हैं। तो मान लो ये हम है और ये हमारा प्रतिबिंब है, ठीक, इमेज मतलब हमारी। और ये शीशा आप अगर तोड़ के देखो कभी, प्लास्टिक प्लास्टिक हटा के उसके पीछे, तो खैर आपको तो पेंट ही दिखेगा, पर उस पेंट के अंदर भी एक सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, मतलब पहले कांच होता है उसके फिर ऊपर सिल्वर कलर की कोटिंग करते हैं ऐसे। समझ लो ऐसा ही कुछ कलर बनेगा यहाँ पे, एक्चुअल में ये ग्रे बनता है, एग्जैक्टली बोलूँ मैं तो ग्रे कलर बनता है, और ये जो कलर होता है ये व्हाइट होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये कि चिपक जाएगा इसके साथ ही कलर सनलाइट पड़ने पे इससे। तो ये रिएक्शन जो हुई है, जो हमने अभी डिस्कस करी, ये कौन सी रिएक्शन होगी, फोटो डिकम्पोजिशन। क्यों बोला फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे सन इन्वॉल्व हो गया, सनलाइट इन्वॉल्व होगी। ठीक है, ऐसी रिएक्शन आप AgBr के लिए भी लिख सकते हो, एग्जैक्टली सिल्वर के लिए भी सेम। बाकी कंडीशन यहाँ पे 2 और यहाँ पे Ag 2Ag, और यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा, हमने पीछे Br लिया है तो ब्रोमीन यहाँ पे Br2। ठीक है, सो अब आपको ये भी समझ आएगा। अभी रह गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। ये मैंने एक बैटरी शो करी डायग्राम में, ये एक बीकर है कांच का, और ये 2 टेस्ट ट्यूब है। एक बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है वो एक तरफ लगा दिया एक रॉड के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा दिया। इसको मैं अपनी सुंदर सी ड्राइंग के फॉर्म में आपको शो करता हूँ। शीट चाहिए प्लेन, हमने एक बीकर लेना है, जैसे ये बीकर ले लिया, इसके अंदर पानी, वाटर, प्योर वाटर, प्योर मतलब जिसके अंदर कोई आयंस नहीं होने चाहिए, कोई जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के जो आयंस होते हैं वो नहीं होना चाहिए, मतलब खारा पानी नहीं होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए। तो ये हमने वाटर ले लिया, प्योर वाटर। इसके अंदर तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड डाल दिए, जैसे पुराने वाले डैनियल सेल होते थे, या फिर वो जो नोवा के सेल आते थे मोटे मोटे, आप उनको तोड़ के देखोगे कभी तो ब्लैक सी एक स्ट्रिप निकलती थी, वही मटेरियल ये भी कार्बन का, ये बोलो ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हमने डाल दिए इसे, ठीक। और यहाँ पे मैं एक बैटरी सोर्स ले लेता हूँ, DC सोर्स लेना है बैटरी का, क्योंकि ये सेफ रहता है, करंट लगने का खतरा कम होता है इससे, अगर कम वोल्टेज हो तो कंपैरेटिवली AC से, क्योंकि AC बहुत कम वोल्टेज पे भी लीक होता है। सो यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे ले लिया प्लस टर्मिनल बैटरी का या माइनस। ओके, सो अब हम जो इलेक्ट्रोड मैंने लगाए हैं इनके ऊपर टेस्ट ट्यूब डालते हैं। टेस्ट ट्यूब कांच की टेस्ट ट्यूब, यहाँ भी कांच की टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये मोटा मोटा सा मैंने आउटलाइन बना दिया, इसका बीच में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी रहती है, मेम्ब्रेन होती है, बट मैं ज़्यादा होच पोच नहीं करना चाहता। तो अभी अपने को जो समझना है वो अपने को इस नीचे डायग्राम से बात समझ आ जाएगी।
मैंने एक रेड वायर शो कर रहा हूँ पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये मैं कहीं से भी आप रास्ता बना के पहुँचा दो, ठीक है, ये टर्मिनल तक। सिमिलरली मैं नेगेटिव वायर को ब्लैक कलर से शो करता हूँ, और ये पहुँचा देते हैं हम दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव जो, चलो ये मैं नाम करंट बाद में करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। देखो ये क्या है, वाटर, मतलब हम साइंटिस्ट है इसलिए हमें इसको वाटर नहीं सोचना, हमें बोलना है H2 है, ठीक है, H2O। अब जब बाहर से वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम, तो अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर मतलब ये सोचो H प्लस OH माइनस, ऐसे प्लस माइनस एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गया और H2O बना हुआ है, एक दूसरे का मिले हुए H2O बना हुआ है। वोल्टेज अप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे प्लस टर्मिनल है और यहाँ पे माइनस टर्मिनल है। सोचो ध्यान से, हमें इस चीज़ को विजुलाइज करना, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और ये जो H2O है, H2O का मतलब मैंने क्या बताया, क्या सोचना है, OH माइनस जो है वो H प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट अब इस OH माइनस के पास दो ऑप्शन है। क्या क्या दो ऑप्शन? ये OH माइनस जो है चाहे तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ये जो H प्लस पॉजिटिव है इसकी तरफ, या फिर जो बैटरी के टर्मिनल पे पॉजिटिव है और वही पॉजिटिव एक्चुअल में यहाँ इलेक्ट्रोड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि बीच में केवल कंडक्टर ही है, तो जितना पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे चार्ज की उतनी यहाँ पे। तो बैटरी का मतलब है कि वो पावर कंजर्व कर रहा है, पावरफुल पॉजिटिव टर्मिनल है। तो बैटरी का प्लस है ये ज़्यादा ताकतवर है, किसकी तुलना में ज़्यादा ताकतवर है? ये H प्लस की तुलना में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है वो ग्रेटर, ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू H प्लस के जो प्लस टर्मिनल की वैल्यू है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये अप्लाई कर रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा। तो कौन सा प्लस, कौन सा फोर्स ज़्यादा है? जो बैटरी का प्लस अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर? OH माइनस के ऊपर। ओके, तो ये अब H प्लस जो है, H प्लस जब ये कम फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है, तो ये बोलेगा तू कौन और मैं कौन, चला मैं तेरे पास नहीं खींचता। किसके पास खींचूंगा? अब मैं जाऊंगा खींच के इसके पास। ये खेल मैंने बाहर दिखाया आपको मॉलिक्यूल, ये खेल चल रहा है अंदर पानी के, क्योंकि पानी तो अंदर है, जो मॉलिक्यूल मैंने दिखाई अंदर है बीकर के, तो ये बीकर के अंदर जितने OH माइनस होंगे वो सारे किस तरफ चले गए? इस H प्लस की तरफ, ठीक है। OH माइनस का मतलब क्या होता है कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा तो कहाँ से आया, कहीं से चुराया, किसका चुराया? ये H प्लस जो है, ये H प्लस क्यों है? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो था वो किसी ने छीन लिया। वो किसने छीना? ये OH माइनस, ठीक है। तो ये तो अब लेके भाग गया, H प्लस पीछे है, इधर भी इधर हो गया। देखते हैं अभी, अब इतनी सी बात समझो, जितने OH माइनस होंगे इस पानी के अंदर के, तो वो कहाँ पहुंच के आएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल पे। सब के सब OH माइनस पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। अब पीछे कौन रह गए? H प्लस, ठीक है। कुछ टाइम रोना तो है, तो बाद में फिर सोचा होगा इन्होंने भी क्या कि चलो अब जो होना था हमारे साथ सो हो गया, अब उसने हमारी फिक्र नहीं करी तो हम भी अब उसके लिए क्यों रोएं। मिसाइल मार दिया इसने भी, तो अब ये फिल्मी डायलॉग मार के क्या सोचेगा कि मैं अभी तक इसकी तरफ खींच रहा था, अब किसकी तरफ? OH माइनस की तरफ। अरे बुद्धू, H प्लस क्यों खींच रहा था? क्योंकि वो नेगेटिव था। तो अब उसका बाप नेगेटिव है यहाँ पे, कौन? बैटरी का नेगेटिव। तो छोड़ो H माइनस को, चला जा तू, जी ले अपनी जिंदगी। तो ये जो H प्लस है ये कहाँ भाग जाएगा? किसके पास? इस वाले के पास, बैटरी का पावरफुल नेगेटिव है उसके पास। जितने H प्लस होंगे सारे इकट्ठे हुए कहाँ? यहाँ, ये जो इलेक्ट्रोड है नेगेटिव वाला इसके ऊपर, ट्यूब के अंदर ही होंगे, बट ये जो इलेक्ट्रोड है तीर इधर लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर। और यहाँ ये जो है तो ये अंदर ट्यूब के ऊपर इधर इकट्ठे होंगे, ठीक है। अब यहाँ इकट्ठे होंगे तो करेंगे क्या इकट्ठे होंगे? हम बोल रहे H प्लस का मतलब क्या है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चोरी कर दिया गया, तो यहाँ जितने भी H आएंगे उन सबका एक एक इलेक्ट्रॉन चोरी हो चुका होगा। पर ये जो माइनस है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, यहाँ पे ढेर के ढेर इलेक्ट्रॉन है, जितने चाहे ले लो। तो इन सबका एक इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या बोलेगा सबको? चिंता मत करो, ये लो सबको तथास्तु। तो इसने अपने भंडारे खोल दिए, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो जितने भी H प्लस होंगे सबको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब मैं मान लो, आप सोच के चलो कि यहाँ पे 20 H प्लस आए, समझने के लिए ऐसे मान लो 20 H प्लस आए, 20 के बीच को क्या मिल गया? एक इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए? 20। तो अब क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ बन गया 20 H प्लस।
सॉरी प्लस तो चला गया ना, इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए 20 के मतलब 20 एटम बन गए हाइड्रोजन के। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, इस बन गए, ये मैंने रैंडम एक नंबर लिया है 20, आप समझने के लिए, मतलब चाहे 1 2 3 कुछ भी बोल दो। मैं मान लो आपको लग रहा हो कि 20 कैसे बोलते हैं, तो बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं वो कोई पता नहीं रहता, तो इसलिए मैं सरल शब्दों में आपको बोलता हूँ कि मान लो यहाँ पे ना 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पहले आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो बन गया H, एक और हाइड्रोजन आया उसने इलेक्ट्रॉन लिया बन गया H। ठीक है, अब ये दो क्या बोलते हैं आपस में मिलके कि हम आपस में मिल जाते हैं भाई, H मिलके क्या बना देते हैं H2, इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इससे ऑक्टेट नहीं बोलेंगे, एक्चुअली में डुप्लेट पूरा हो जाएगा। उस कहानी में अभी नहीं जाते, पर मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि ये H2 जो है ज़्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, H की तुलना में, तो इसलिए कि यहाँ पे क्या बन गया H2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन लिखोगे, यहाँ पे बन जाएगी ऑक्सीजन गैस। अपने एग्जाम में ये रिएक्शन है तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो बस इतना सब ठंडा याद रखो कि जो ये टर्मिनल है नेगेटिव, यहाँ पे बन गई हाइड्रोजन गैस, और जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ बन गई ऑक्सीजन गैस। अब एक बात आपको और यहाँ से जो पूछी जा सकती है के फॉर्म में, वो मैं बताता हूँ। इंटरनल्स के नाम के बारे में पूछा जा सकता है, जिन्हें पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहा हूँ, इनको टेक्निकली केमिस्ट्री में बोला जाता है कैथोड और एनोड। कौन सा कैथोड कौन सा एनोड, तो जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव को बोलेंगे एनोड, और जो ये नेगेटिव होगा इसको बोलेंगे कैथोड। आपको ये जो रिएक्शन है समझ आई होगी। अब यहाँ पे एक बात ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे बने अगर हाइड्रोजन के, या फिर ये बोला जाएगा कि मान लो जितनी गैस बनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कौन सी गैस ज़्यादा बनेगी, तो उसको उसी बात से समझ सकते हो। देखो एक मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन डबल है, किससे डबल है, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो मतलब जो रॉ मटेरियल है, रिएक्टेंट है, वो कौन है, वाटर H2O। जब रॉ मटेरियल में डबल हाइड्रोजन है तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन बनेगी यहाँ पे वो आधी होगी, क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के जो एटम है वो आधे हैं किससे, हाइड्रोजन से, मतलब जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बनेगी वो हाफ होगी एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड इन दिस टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जो हाइड्रोजन यहाँ पे फॉर्म हुई है कैथोड पे, वो डबल वॉल्यूम में होगी, किससे डबल होगी, जितनी ऑक्सीजन गैस बनी होगी एनोड के ऊपर। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन शुरू कर दी मैंने। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, मोर, बस एक बात याद रखो कि मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस मोर रिएक्टिव मेटल, रिप्लेस करता लेस रिएक्टिव मेटल को ACTIV metal from its salt solution। ओके, इसका मतलब क्या है इस इंग्लिश का वो भी आपको बताता हूँ, बड़ी इजी सी बात है। ऐसी रिएक्शन कोई जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करे, कहाँ से रिप्लेस करे या डिस्प्लेस करे, उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में से। जैसे मान लो मैं कहता हूँ, मैं आपको बात भी बताऊंगा कि मैं अभी मान के चलता हूँ कि मेरे को पता है पहले से कि जो मान लो आयरन है, ठीक है, आयरन, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए पहले, मतलब ये आपको बात पता रहनी चाहिए कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, तब जाके आप ये रिएक्शन कर पाओगे। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, ये मेरे को पता है, आई नो, इसलिए ये आई नो जो है आपकी बुद्धि में भी आई नो होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव। मैं आपको सीरीज भी बता दूंगा किस सीक्वेंस में आपको याद रखना है। फिलहाल आप समझने के लिए समझ लो कि एक मेटल है आयरन, और वो मुझे पता है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से। तो आयरन को मैंने लिया, मैं इसका डायग्राम भी बनाया था, मान लो एक ट्यूब ले ली मैंने, इस ट्यूब में मैंने सॉल्ट सोल्यूशन लेना है, किसका सॉल्ट सोल्यूशन लेना है, जो कम रिएक्टिव है, जैसे ये कम रिएक्टिव है कॉपर, तो इसका सॉल्ट लेना है। जैसे अभी हमने इससे पहले भी इसका सॉल्ट लिया था एक बार, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये ब्लूइश कलर होता है, मतलब इसके क्रिस्टल डालोगे पानी में तो पानी ब्लू बन जाएगा, चीनी होती है, चीनी के दाने होते हैं ना, तो
के होते हैं वैसे इसके भी होते हैं। तो इसमें हमने घोल दिया इसको, तो ये कैसा बन गया ब्लू। बट ये ब्लू कब है, जब केवल CuSO4 का घोल है। अब हमने क्या किया, एक नेल डाल दी, आयरन की कील डाल दी, कील, आयरन की कील जो हम लगाते हैं फट्टे वट्टे कहीं भी किसी जगह, तो वो कील लगा दी अपन ने। आयरन की नेल, आयरन है, इसमें डिप कर दिया। ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ये लिखा है आयरन मोर रिएक्टिव। कौन मोर रिएक्टिव, आयरन। किससे मोर रिएक्टिव, कॉपर से। और जब एक मोर रिएक्टिव मेटल रखा जाता है किसमें, लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के सोल्यूशन में, तो लेस रिएक्टिव मेटल कौन है, कॉपर। कॉपर का लिया सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, उसका बनाया सोल्यूशन मतलब घोल, ये SOLN मतलब सोल्यूशन, उसका घोल, और उसमें डाल दिया मोर रिएक्टिव मेटल। तो अब क्या है देखो, ये इसको यहाँ से सोल्यूशन में से हटा देगा, ये से CuSO4 है ना। ठीक है, अब मैं लिखूं तो देखो जिस जगह Cu है ना उसको हटा देगा उसकी जगह से, समझ लो कि अभी CuSO4 जो सॉल्ट है, ठीक है ऐसा। तो ये Cu ने दोस्ती डाल रखी है सल्फेट के साथ, SO4 बोलते हैं सल्फेट आइन। तो सल्फेट आइन के साथ किसकी दोस्ती है, Cu की। अब ये सल्फेट आइन एक्चुअल में ऐसा होता है 2 नेगेटिव, और यहाँ पे कॉपर जो ऊपर होता है 2 प्लस, ये प्लस माइनस एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर आयनिक कंपाउंड ये बना हुआ है, ठीक है। पर ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो मान लो Cu 2 प्लस की जगह भी Fe2 प्लस चला जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे 2 प्लस कहाँ से आ गया, तो ये क्या करेगा, Fe ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, वो दे देगा किसको, कॉपर को। देखो क्या गेम होगी यहाँ पे, Cu2 प्लस था मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आयरन ने बोला कि नहीं दोस्ती मेरे को लगानी है CuSO4 के साथ, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। तो Fe क्या करेगा, वो इसको दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, इस अपना घाटा को देख के। अपने को लग रहा है कि घाटा खा रहा है, बट ये घाटा नहीं खा रहा, ये अपनी सेटिंग कर रहा है इधर, मतलब थोड़ा देके बहुत ले रहा है। ये SO4 जो है इसके पास इसको ज्यादा आनंद फील होता होगा, तो ये इसकी जगह डोगरी में मतलब जगह मलन के चक्कर में, जगह लेने के घेरने के चक्कर में ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है लॉलीपॉप के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना दिया, कॉपर Cu। वो बोला आप चुप करके बैठना, ठीक है। ये चुप हो गया। अब ये Fe क्या बन गया, इसने क्योंकि अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Fe बन गया Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, और ये यहाँ से चला गया और ये पहुंच गया कहाँ, यहाँ पे। तो ये जगह खाली होगी और यहाँ कौन रह गया, SO4। इसके ऊपर क्या है 2 माइनस, तो ये माइनस है ये खींच जाएगा इसकी तरफ, बन गया Fe4। ये 2 प्लस प्लस माइनस मतलब वो फिर बराबर हो गया, चार्ज टोटल चार्ज 0 हो गया, तो बन गया SO4, ठीक है। वो आपको बात समझ आएगी। तो क्या कहानी बनी यहाँ पे कि भाई जहाँ पे कॉपर सल्फेट था जिसका मैंने सॉल्यूशन बनाया था, सॉल्ट में जो एनाइन है, इस पार्ट को बोलते हैं नेगेटिव वाले को एनाइन, तो एनाइन के साथ जो कैटाइन था Cu मतलब पॉजिटिव पार्ट जिसको कैटाइन को, मतलब जो ये समझ लो, ये जो मेटल है जो लेस रिएक्टिव मेटल था इसको यहाँ से हटा देगा और बन जाएगा खुद जाके एक कंपाउंड बना देगा FeSO4, और जो बाकी लेस रिएक्टिव मेटल है उसको रखेगा साइड में निकाल के, समझे। अब देखो पहले गोल किसका था, CuSO4 का, तो अभी ये थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये ट्यूब थी इसके अंदर ब्लू कलर का सोल्यूशन, पानी था, ब्लू कलर का सोल्यूशन था। अभी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ब्लू कलर किसके कारण था, CuSO4 के कारण। जब CuSO4 ही नहीं बचा तो ब्लू कलर कहाँ बचेगा, वो भी नहीं बचेगा। अब आयरन जो होता है वो रेडिश कलर लाता है, मतलब ये जो चीज है ये अगर घोल बनाएगी तो रेडिश कलर लाएगी। और थोड़ी देर बाद ही हम बात कर रहे हैं, तो मतलब कुछ अभी CuSO4 भी होगा, कुछ FeSO4 भी होगा, क्योंकि सारा का सारा तो बदला नहीं होगा। प्राइमरी कलर होते हैं जैसे 7, अब एक 2 कलर को आप आपस में मिक्स कर दो तो तीसरा कुछ नया से कलर बन जाएगा, समझे। सो अपन यहाँ पे एग्जैक्टली कलर भी नहीं बोल सकते कलर कौन सा बनेगा, बट अपन ये बोलेंगे कि जो यहाँ पे इसका ओरिजिनल कलर था ब्लू कलर, वो अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे इसका कलर जो फेड होने लगेगा, फेड, या वो ब्लूइश खत्म होने लगेगा और कुछ नया सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनने लगेगा। वो उसका नाम नहीं अपन बोल सकते, बट ये ब्लूइश कलर जो है वो फेड होगा, ब्लूइश कलर फेड, ठीक है। और जो कील कील लोहे की उसका जो कलर है वो ब्राउनिश रेडिश सा ब्राउन बन जाएगा धीरे धीरे, ठीक। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। शर्त ये कि लेस एक्टिव मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन होना चाहिए। अगर यहाँ पे उल्टा होता है, सपोज करो कि सॉल्ट सोल्यूशन उन्होंने बनाया होता है FeSO4 का, और यहाँ में लेता तांबे की नेल, तांबा बोले तो मतलब कॉपर की नेल, ठीक है। तो अब
सदियों तक दबो के रखो, इसको डीप करके रखो और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये यहाँ पे Fe है और यहाँ पे Cu है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बोलो कि नहीं सर हम तो इसको भी करवा देंगे, हम इसको ये बना देंगे CuHO4 प्लस Fe, ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो आयरन है ना ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो जब ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, मतलब ये देखो ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रिएक्शन वाली थोड़ा दोस्ती डालने में ना ये एक्सपर्ट है आयरन, तो आयरन ने दोस्ती डाल रखी है सल्फेट के साथ। अब क्योंकि ये दोस्ती डालने में कमजोर है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, तो ये इसको हटा नहीं पाएगा यहाँ से, समझे? तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि क्या ये रिएक्शन होगी, तो बोलेंगे नहीं होगी, समझे? अब इधर एक बात आपको जो सिंपली सारा 100 बातों की एक बात वो ये याद रखनी है, ये आपको एक सीरीज है उसको ध्यान में रखना है, वो मैंने शायद किसी स्लाइड में डाली भी होगी। तो आपको याद रखनी है पोटेशियम, मैं सिंबल लिख रहा हूँ और आगे शॉर्ट में नाम भी लिख रहा हूँ पोटेशियम। ओके, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये मतलब जो ऊपर में है वो सबसे रिएक्टिव मेटल है और नीचे नीचे जाते जाते जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, सो ये मैं लिखता हूँ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब ये ऊपर जो है मोस्ट रिएक्टिव होगा और जो नीचे लिखूंगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। ओके, पोटेशियम है, ये सोडियम है, Na मतलब सोडियम, देन कैल्शियम पता है सबको, मैग्नीशियम Mg होता है, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ऐसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन भी होता है बीच में, बट हम यहाँ चलो लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब इस हाइड्रोजन को चाहे तो नहीं भी अगर याद रखो इस चैप्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मेटल नॉन मेटल में जब मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या नॉन मेटल उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये हाइड्रोजन भी रोल में आता है, बट आप इतना भी याद रख लो तो आपका काम चल जाएगा। मेन जो इनमें इम्पोर्टेंट है वो आपको ये यहाँ से ये कॉपर, मरकरी, मरकरी भी उतना नहीं, ये यहाँ तक समझ लो, ये और ये कॉपर, बट आपको याद रखना है क्योंकि आपको मेटल नॉन मेटल वो भी आपके सिलेबस में, तो इसलिए आप इस पूरे को ऐसे ही याद रख लो एक पोइम की तरह। सो पहचान सकते हो कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। ऐसे मान लो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ इसके ऊपर, हम वाइंड अप करते हैं। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया काफी सारी टेस्ट ट्यूब का, इसमें मैंने लिया एक सॉल्ट, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, इसमें मैंने सॉल्ट लिया आयरन सल्फेट का, मैंने सॉल्ट लिया जिंक सल्फेट का, और इसमें लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड। ये जो जो मैंने सॉल्ट लिखे उनके सोल्यूशन बना रहा हूँ, मतलब उनको पानी में डाला और खोल दिया, तो इन सॉल्ट की सोल्यूशन है। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने एक नेल ली कॉपर की, या सपोज करो मैं लेड की नेल लेता हूँ ताकि अलग सही हो जाए सब कुछ। एक लेड की नेल ले ली मैंने, ठीक है, और मैं एक नेल नहीं, कितने हो गए ट्यूब, 1 2 3 4, 4 ट्यूब, 1 2 3 4, 4 ट्यूब है, चारों में लेड की एक एक कील डाल दी, लेड से बनी हुई कील, इसमें एक कील डाल दी, इसमें डाल दी, इसमें डाल दी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ किस किस ट्यूब में, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2, ट्यूब नंबर 3, ट्यूब नंबर 4, किस किस ट्यूब में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ऐसे इस क्वेश्चन को डील करोगे, सिंपली आपको देखना है मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को हटाता है वहां से। तो जिस जिस भी सोल्यूशन में जो मेटल है, मेटल कहाँ होता है, ये पहले वाले पार्ट में, कैटाइन वाले पार्ट में, ये सब मेटल है, ठीक है। तो जिन जिन मेटल से लेड ज्यादा रिएक्टिव है उनमें रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हमने बोला ये जो सीरीज हमने लिखी है उसमें जो ऊपर आते हैं एलिमेंट वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे आते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। अपने को कंपैरिजन देखना है लेड के साथ, तो जो जो लेड के नीचे हैं, नीचे से जो डाउनवर्ड्स, जो लेड के डाउनवर्ड है वो लेड से कम रिएक्टिव है, और जो लेड के ऊपर है वो लेड से ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब जो लेड से डाउनवर्ड है लेड के वो कम रिएक्टिव है और उनके सोल्यूशन को लेड हटा सकता है। लेड से नीचे कौन सा एलिमेंट है, मरकरी, और इनमें से तो किसी को हमने डाला ही नहीं यहाँ पे, तो मरकरी को नहीं डाला। कॉपर का सोल्यूशन मैंने शेयर लिया हुआ ये रहा,
ट्यूब नंबर 1 में, तो कॉपर का सोल्यूशन ट्यूब नंबर 1 में है। और कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है? लेड से। तो लेड बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, पहले में हो जाएगी। अब चाहे बाकी आयरन सल्फेट देखो, तो आयरन जो है जिसका ये सोल्यूशन है वो ऊपर आता है, और मैंने जिंक लिया, जिंक भी इससे ऊपर आता है। एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम भी इससे ऊपर आता है। मतलब ये तीनों के तीनों जो है ज्यादा रिएक्टिव है। किससे ज्यादा रिएक्टिव है? लेड से। तो ये लेड जो है इनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये अपने से कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है। तो मतलब केवल टेस्ट ट्यूब 1 में रिएक्शन होगी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो हमने अभी करा कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही बात होती है, बट ये बोथ डायरेक्शन में होती है। जैसे बोथ डायरेक्शन का मतलब है कि वहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ आइन होता है। ये जो एक सॉल्ट का आइन होगा, वो अपनी जगह, मतलब एक सॉल्ट का केटाइन दूसरी जगह चला जाएगा और दूसरे सॉल्ट का केटाइन पहले वाले की जगह आ जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ था, कहाँ से छोड़ा अभी हमने, ये यहाँ रिएक्शन लिखते टाइम हम एक एलिमेंट लेते थे सॉलिड स्टेट में। हमने लिखा था रिएक्शन Fe प्लस CuSO4। ठीक है, और ये एक्वस, मतलब इसका सोल्यूशन लेते थे, इसलिए मैंने बोला सोल्यूशन को हम एक्वस बोलते हैं। और फिर रिएक्शन लिखते थे FeSO4 बनेगा प्लस कॉपर बनेगा। मतलब यहाँ रिएक्टेंट में क्या होता है, एक सॉलिड प्योर सॉलिड, दूसरा मतलब एक मेटल प्योर मेटल और दूसरे मेटल का एक्वस सोल्यूशन लेते थे। मतलब एक एक्वस फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, हम दोनों ही सोल्यूशन लेते हैं, मतलब दोनों ही घोल होंगे। समझो, मैंने एक ट्यूब ली, इसमें एक सोल्यूशन बनाया। ठीक, कभी मैं नाम नहीं लेता, इसमें एक सोल्यूशन बनाया, बस शक्ल देख लो आप। एक और ट्यूब ली, एक और ट्यूब है और इसमें भी एक सोल्यूशन है। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद इसका जो सोल्यूशन है इसको पलट देंगे नीचे। ठीक है, ये सोल्यूशन नीचे आ जाएगा, इस ट्यूब वाला सोल्यूशन नीचे आएगा। ओके, ये सोल्यूशन आएगा नीचे, मतलब इस ट्यूब को इसमें पोर कर देंगे, पलट देंगे। ठीक, मतलब ऐसे नहीं एक बार ही पलट दिया सारा, खिचड़ी बनाती है ऐसे, धीरे धीरे ड्रॉप बाई ड्रॉप, ड्रॉप बाई ड्रॉप, बूंद 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 बूंद, फिर देखेंगे क्या असर होता है। ओके, ऐसे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ सोल्यूशन की और फिर उसकी रिएक्शन भी लिखता हूँ। सो मैं इसमें ले लेता हूँ, सपोज बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, BaCl2, Ba मतलब बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन मैंने नीचे वाली टेस्ट ट्यूब में ले लिया और इसमें मैं लेता हूँ कोई और एक मेटल ले लेते हैं, मतलब सोडियम ले लिया और उसका सल्फेट ले लिया, सोडियम सल्फेट। थोड़ा 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 करके बूंद 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 इसमें डालते जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे अपने घरों में देखा होगा हम, वो क्या बोलते हैं, लस्सी निकालते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं, उसका मंथन करते हैं, वो मक्खन आता है। तो उसी तरह का मक्खन कुछ अपने को यहाँ दिखेगा ऊपर। वो उस मक्खन को फिर हम यहाँ बोलेंगे सॉलिड पार्टिकल, जो नीचे नहीं बैठेंगे उनको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट्स। मतलब ये थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर डालते जाओगे, ये बूंदे ऊपर आने लगी इसके, तो धीरे धीरे यहाँ ऊपर कुछ पार्टिकल बनने लगेंगे जो ऐसे मक्खन की तरह ऊपर तैरने लगेंगे। फिर वो नीचे भी नहीं बैठे, मतलब वो घुलेंगे भी नहीं इसमें, ऊपर ही तैरेंगे लड्डू बन के, मक्खन जैसा बन के। तो ऐसे अनसोल्युबल पार्टिकल्स को अनसोल्युबल पार्टिकल्स बनेंगे और इनको बोलेंगे हम पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट। पावर पॉइंट की पीपीटी नहीं, प्रेसिपिटेट वाली पीपीटी। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स। अभी एक पूरी रिएक्शन क्या होती है और ये प्रेसिपिटेट कौन से वाले होंगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखो कौन कौन दो चीजें मिली, उनका नाम लिख लो पहले। पहले हमारे पास जो चीज मिली, एक बेरियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट Na2 मिला था बेरियम क्लोराइड। ठीक है, हमने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस होगा मेटल दो जगह से, तो एक मेटल यहाँ पे, एक मेटल यहाँ पे। ठीक है, ये भी कैटाइन, ये भी कैटाइन, ये इसकी जगह ले लेगा और ये इसकी जगह चला जाएगा। तो क्या बनेगा फिर अगर ऐसा हुआ तो, फिर बनेगा, देखो ये सिंपल सा लिखना, पहले इसी को लिख देते हैं। ये BaCl2 था तो यहाँ पे बन जाएगा, अब इन्हें आएगा तो NaCl। ठीक, प्लस अब ये था Na2SO4। ठीक, तो यहाँ पे
आएगा बी ए इसके पास, Na2 की जगह बी ए, और अब किसी को अगर ये कंफ्यूजन है कि ये BA2SO4 क्यों नहीं बना, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती है इक्विवेलेंसी के ऊपर। अब यहाँ पे देख रहे हो BaCl2, ये 2 जो यहाँ पे नीचे आया है इसके पैर में, ये इसलिए आया क्योंकि ये इस तरह से देखो Cl के ऊपर होता है माइनस चार्ज, Ba के ऊपर होता है 2+। ओके, अब यहाँ दो टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ कितने 2 लगाने पड़ेंगे, 2, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2। ओके, मतलब Ba की जो ऊपर पावर सर के ऊपर चार्ज है 2+ है। अब ये Ba के ऊपर 2+ है और यहाँ पे Ba के ऊपर 2+ है। SO4 के ऊपर हमने देखा 2- होता है, 2 - 2- रेशियो कितना बन गया 1:1, तो इसलिए यहाँ पे हमने किसी का 2 नहीं लगाया पैर में। ओके, तो ये तो बेसिक चीज़ है, 9th 8th तक आप पढ़ते हो कैसे इक्वेशन बनती है। उतनी डिटेल में जाएंगे तो फिर कोर्स ही पूरा नहीं होगा कभी। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी। सो ये प्रेसिपिटेट बने इसलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। वो प्रेसिपिटेट कौन से थे, वो प्रेसिपिटेट थे बेरियम सल्फेट थे। ये जो बेरियम सल्फेट है ये मतलब घुलता नहीं है पानी में, और इसी के प्रेसिपिटेट होते हैं। अभी यहाँ कुछ और बताना रह गया नहीं। स्टेट्स अगर आप पता ही है, ये तो लिक्विड सोल्यूशन था तो ये एक्वस स्टेट होगी, ये भी एक्वस स्टेट होगी। ये प्रेसिपिटेट है तो इसलिए सॉलिड हमने बताया, इंसॉल्युबल है सॉलिड होगा। ये जो होगा NaCl, ये मतलब घुला हुआ ही होगा इसमें, तो अब इसको एक्वस लिख सकते हो। ठीक है, बैलेंसिंग आप चाहे तो कर लो, जरूरी नहीं है सच, बट कर देता हूँ तो ठीक है, बस हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन, काफी कुछ बच रहा है। चलो इतना सा देखते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर एसिडिटी और जो कोरोजन वाला टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, देन फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। वैसे अगर बताना हो तो कुछ लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग से बताते हैं, मैं भी चलो एक बार और एक रिएक्शन बताता हूँ। कॉपर है और O2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बनेगा Cu। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन, ये आपको याद रखना है एक स्टेटमेंट बस, तो आपको मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ आ गई। जो OX है हम वो पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं अभी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एन रिएक्टेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट है, मेटल है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ और ये बन गया, तो हम बोलेंगे कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, और कॉपर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये एक बात है जो ऑक्सीडेशन के लिए आपको समझनी है। मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें इसका उल्टा हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है किसी जगह से, तो फिर उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ये जो RED है ये इसका मतलब होता है रिडक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। मान लो ऑक्साइड लेते हैं किसी एलिमेंट का, मेटल का, जिंक का मानो ऑक्साइड लिया मैंने, और कार्बन में इसमें ऐड करूँगा तो बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो इस एक रिएक्टेंट के ऊपर फोकस करो जिसके पास ऑक्सीजन थी, इस रिएक्टेंट की ऑक्सीजन इससे छीन ली गई है, मतलब हट गई है इससे। ठीक है, क्या बोलेंगे कि ये रिएक्टेंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसमें रिड्यूस हो गया। खैर ये तो मैंने एरो बेल दिखा दी, ये एरो मैंने ये शो करने के लिए लगाया था कि इसका ऑक्सीजन कहाँ गया, तो वो इधर गया, बट ये जो रिएक्टेंट है ये रिड्यूस होकर जिंक बन गया। रिड्यूस होने का मतलब है कि इसका ऑक्सीजन चला गया, अब ये ऑक्सीजन जाने के बाद क्या रह गया, केवल जिंक, तो इसलिए बोलेंगे रिड्यूस हो गया, और क्या बन गया, रिड्यूस हो गया जिंक। और इस रिएक्शन में अगर मेरे को बोलना है कि जिस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है, जैसे यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, तो वहाँ अगर मैं देखूँ तो दो रिएक्टेंट्स थे, दूसरे रिएक्टेंट के हैं कार्बन, तो ये कार्बन के पास ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कार्बन था, ये जो कार्बन वाला रिएक्टेंट है, इसको तो ऑक्सीजन मिल रहा है ना, तो ये पहले अकेला था, अभी ये कार्बन मिल जो है ये ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो चुका है,
इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। बात समझ आ रही होगी। कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है क्यों? क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। और ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें दोनों बातें एक साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। एक रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीजन छीना जा रहा है, दूसरा रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब उसको ऑक्सीजन मिल रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं एक साथ, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब आपको बात समझ आई होगी। अब किसी के मन में डाउट ये होगा कि यहाँ पे कोई ऐसा हो रहा था, किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये देखो यहाँ पे केवल ऑक्सीडेशन ही हो रही है। कॉपर था, इसको ऑक्सीजन मिली है, ठीक है। तो बोले कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, पर कोई और चीज नहीं है जिससे ऑक्सीजन छीना गया है। ऑक्सीजन अकेला था और वो आ गया, ठीक है, किसी से जुदा होके नहीं आया, मतलब इसके वियोग में, इसकी एब्सेंस में कोई दुखी नहीं हो रहा, समझ रहे हो। यहाँ तो ऑक्सीजन किसी का छीना गया, तो हम बोल रहे हैं कि जिसका छीना गया वो रिड्यूस हुआ। यहाँ किसी का छीना नहीं गया, ऑक्सीजन खुद अपनी इच्छा से चला है, मतलब समझ लो, आपका बना लो लिंक इस बात का कोई समझने के लिए। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक और तरीके से भी समझाया जाता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये तो हमने ऑक्सीजन को रेफरेंस मान के बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये क्या काफी सारे क्राइटेरिया एक्चुअल में, इसको आइंस के हिसाब से भी समझ सकते हैं, बट जो मेरा फोकस रहेगा वो केवल एसएसबी लेवल तक ही रहेगा। तो उसमें बस इससे ज्यादा आपको एक चीज और समझनी है कि अगर हाइड्रोजन के हिसाब से मैं समझाऊँ तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी का हाइड्रोजन छीना जा रहा है उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, समझना। अभी हमने क्या बोला था, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीजन छीना जा रहा है उसको रिडक्शन बोलते थे। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट का हाइड्रोजन छीना जा रहा है उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझे। और रिडक्शन किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन के आने को रिडक्शन बोलेंगे, समझे। पहले क्या बोला, ऑक्सीजन के आने को ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन के आने को रिडक्शन बोल रहा हूँ। अभी फिलहाल रिडॉक्स रिएक्शन को हम इतना ही समझेंगे, बाकी एमसीक्यू जब आएंगे तो मैं कुछ और भी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन के, वो एमसीक्यूज के साथ ही डिस्कस करेंगे। सो बाकी क्रोजन और डेंसिटी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, हमारा कंटेंट आपको फ्रूटफुल लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें और मैक्सिमम जगह पे शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।